नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आपने पिछली क्लास में आपने बात किया था 9वां पार्ट जो प्रकाश के बारे में पूरी बात कर ली थी, अपने चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज अपन बात करेंगे इसके प्रश्न उत्तर के बारे में। तो अगर आपने चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है तो निश्चित तौर पे कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा। हालांकि फिर भी अपन प्रश्न को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे उत्तर को सभी को डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी उत्तर के अंदर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वो आपका सारा क्लियर हो जाए। तो देखते हैं एक एक प्रश्न। सबसे पहले अपन देखते हैं बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी जो 4 ऑप्शन वाले जो प्रश्न होते हैं आपकी बुक में दिए उसके हिसाब से। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। जो बहुचयनात्मक का पहला प्रश्न है, आपको ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से दर्पण में वृहद दृष्टि क्षेत्र दिखाई देता है, यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिसके अंदर बड़ा क्षेत्र भी छोटे रूप में अपने को दिखाई दे देता है। तो आपने लिखा था जिसके अंदर जैसे मान लो गाड़ियों के इनके जो साइड में कांच लगा होता है उसमें बस पीछे मान लो जो भी वाहन आ रहा है बहुत बड़ा है लेकिन उसके अंदर क्या है, छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा, यानी वृहद क्षेत्र उसके अंदर दिखाई दे देता है। तो गाड़ियों के साइड में आपको पता है कौन सा लेंस दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, जो वृहद क्षेत्र को यानी बड़े क्षेत्र को भी उसके अंदर दिखा देता है छोटे रूप में। दूसरा प्रश्न है, देखो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस में होता है, तो निर्वात के अंदर। आपने बात किया था जब चैप्टर में निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अगला देखो, किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये प्रकाश की कौन सी घटना में अपने पढ़ा था कि जो पानी के अंदर रखा हुआ सिक्का होता है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये अपने पढ़ा था अपवर्तन के अंदर। तो ये कौन सी है, अपवर्तन की घटना है। किसकी घटना है, अपवर्तन की। तो देखो जब चैप्टर में आपने बात कर रखी है ना, सारी की सारी वही प्रश्न आ रहे हैं। अगला है, यदि दर्पण की फोकस दूरी प्लस 60 सेंटीमीटर है तो ये दर्पण कौन सा होगा। अब देखो प्लस, तो प्लस फोकस दूरी किस में आती है, उत्तल दर्पण में और उत्तली लेंस में। उत्तल दर्पण, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो किसके अंदर होती है, प्लस के अंदर। अगला जो प्रश्न है, देखो ये किस कारण से आगे प्लस का साइन दे रखा था, इसलिए अपने को पता चला, आपको बताना था कौन से प्रकार का दर्पण है ये। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, यानी एक समतल दर्पण की प्रकाश किरणें कहां पर मिलती है, तो प्रकाश किरणें मिलती ही नहीं है, इसका मतलब होता है अनंत। एक प्रकाश समतल दर्पण है तो देखो उसके अंदर प्रकाश किरणें आपस में जाके टकराएगी नहीं, ठीक है। तो जहां पर टकराएगी नहीं तो अपन उसकी फोकस दूरी ज्ञात नहीं कर सकते। समांतर सारी किरणें होती है और समांतर किरणें अनंत पर मिलती है, तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत होगी। अगला जो प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, यहां पर आपको कंफ्यूजन कर सकता है लेंस और दर्पण, तो ध्यान से पढ़े। देखो दर्पण लिखा हुआ है तो दर्पण के अंदर उत्तल दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब जो बनते हैं वो होते हैं आभासी एवं सीधे। आभासी एवं सीधा बनेगा जो उत्तल। लेकिन अगर यहाँ पे उत्तल लेंस लिखा होता तो क्या करते, तो फिर वास्तविक और उल्टा होता है, ध्यान रखना। उत्तल लेंस की बात कर दे, लेकिन यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो अपन दर्पण के हिसाब से उत्तर देना है। अगला जो प्रश्न है, लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो लेकिन आपने यहाँ पर एक सूत्र पढ़ रखा था, P बराबर क्या होता है, लेंस की जो क्षमता होती है 1/f, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को देखो मान दे रखा है। अगर मैंने आपको इससे बताया था f बराबर भी निकाल सकते हो। f बराबर क्या होता है, 1/p। क्या होता है, 1/p। यहां पर अपन मान रख दें तो f बराबर जो आएगा, p की जगह कितना मान रखो, 2, 1/2 मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5, और f का मान किस में होता है, मीटर में। तो क्या आंसर आएगा 0.5 मीटर। यानी उसकी लेंस की जो फोकस दूरी होगी, उस लेंस की जो क्षमता होगी उसकी फोकस दूरी, लेंस की क्षमता ये है, फोकस दूरी ये है 0.5 मीटर। 1 के अंदर 2 का भाग दिया तब। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब के लेंस के कितनी दूरी पर रखें, यानी बिंब को लेंस से, यानी वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि प्रतिबिंब वास्तविक व बिंब के बराबर बने। यानी प्रतिबिंब का वास्तविक भी प्रतिबिंब बनना चाहिए और बिंब से बराबर। तो देखो अपने एक लेंस में पढ़ा था, जब वस्तु को कहां पर रखते हैं, 2f1 पर, तो प्रतिबिंब उतना ही बनता है जितनी वस्तु होती है। 2f2 पर बनता है, ठीक है, और उतना ही बनता है जितनी वस्तु होती है। तो 2f पर इसने फोकस दूरी तो ये होती है, यहां पर ये 15 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये दूरियां जो O से f1 की दूरी होती है, ये O है, उतनी दूरी आगे होती है। तो 15 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा,
यानी 2 गुणा 30 सेंटीमीटर। देखो आपको कहा है उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, आपको ऐसा प्रतिबिंब बनाना है, वास्तविक होना चाहिए, यानी लेंस से इधर जो वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, लेकिन वस्तु के बराबर ही होना चाहिए। तो वस्तु को बराबर कब बनता है प्रतिबिंब? जब वस्तु को 2f1 पर रखते हैं। तो f1 तक इसकी दूरी दे रखी है, देखो यहां इस तरह से दिया हुआ है, ये हो गया o से f1 की दूरी है वो है 15। अब यहां से 2f1 की दूरी होगी ना, ये भी होगी 15, तो टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 15 और 15 30। तो 30 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखेंगे लेंस से, तो आपका प्रतिबिंब भी उतना ही बनेगा जितना वस्तु का साइज है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सम्मुख बिंब का अनंत पर रखा है। यानी एक उत्तल लेंस है, इस तरह से आपको बताया हुआ है, एक उत्तल लेंस है जिसमें क्या है, वस्तु को कहां पर रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है। तो प्रकाश किरणें कैसी आएगी? समांतर। इसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, यहां से इसकी बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर, आपको अनंत पर रखा है। आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी? तो जब भी प्रकाश किरण ऐसे जाती है तो कहां पर मिलती है? वापस एफ पर मिलती है ना। तो एफ आपको फोकस दूरी तो पहले दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर भी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य फोकस पर बनता है, यानी जितनी फोकस दूरी होती है उतनी दूरी पर बनता है। तो इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। तो ये थे इसके बहुचयनात्मक प्रश्न। तो बहुचयनात्मक के बाद अब अपन देखते हैं इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसका आंसर एक लाइन में या एक शब्द का होता है, यानी एक एक नंबर के ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। उसके बारे में बात करते हैं। तो जो देखो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वो हमें किस रंग की दिखाई देगी? तो अपने पाठ के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था किसी वस्तु का कलर हमें क्यों दिखाई देता है। तो जब सभी प्रकाश की सभी किरणों को यानी सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है तो हमें जो कलर वस्तु दिखाई देगी वो कौन सा कलर होगा? काला कलर, यानी ब्लैक दिखाई देगी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, यदि हम समतल दर्पण में हमारा पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? यानी मैं चाहता हूं कि मेरे सामने जो दर्पण लगा हुआ है समतल दर्पण, इसमें मेरा प्रतिबिंब उतना दिखाई दे, तो कम से कम जो दर्पण है या कांच है वो कितना लंबाई में होना चाहिए? तो मेरे बराबर यानी वस्तु के समान, यानी क्या लिखना है? वस्तु के समान या मेरे समान या हमारे समान, यानी वस्तु के बराबर या वस्तु के समान, कम से कम वस्तु जितना तो होना ही चाहिए, ठीक है, तब अपना वस्तु का प्रतिबिंब अपना पूरा दिखाई देगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के मध्य कोण कितना होगा? देखो इस प्रश्न को ध्यान से समझना। आपको ये दिया हुआ है कोई प्रकाश किरण है, वो क्या कर रही है? प्रकाश समतल दर्पण पर प्रकाश किरण 30 डिग्री कोण पर आपतित हो रही है, तो आपतन जो कोण है वो 30 डिग्री का है, यहां पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का, ठीक है। अब ये कह रहा है आपको ये बताना है, ये तो है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो हमें पता है परावर्तन के अंदर आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर। तो ये भी कितना होगा? जितना आपतन कोण होता है उतना परावर्तन कोण। तो बताओ आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, दोनों के बीच में 30 और 30 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना? 60 डिग्री का। जो आपतित और परावर्तित किरण के बीच कोण बनेगा वो 60 डिग्री का, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो अपने पाठ के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े थे उत्तल और अवतल के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के जो उपयोग है, पहला आपने पढ़ा था वाहनों के पश्य दर्शय दर्पण में, यानी वाहनों के जो साइड में कांच लगे होते हैं एक, तो उसके अंदर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और साथ में आपने पढ़ा था एटीएम में, जो अगर मान लो अपने पीछे कौन खड़ा है, एटीएम में सामने जो मिरर लगा होता है जिसमें अपने को पता चल जाता है, वो भी क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो दोनों ही लिखते हैं, वाहनों के पश्य दर्शय दर्पण में और एटीएम मशीनों में, किसके लिए? सुरक्षा के लिए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है पांचवा, अवतल दर्पण के दो उपयोग। पहले उत्तल दर्पण के पूछे, अब अवतल दर्पण के। तो अवतल दर्पण अपने पढ़ा था एक तो सेविंग के अंदर, यानी सेविंग जो दर्पण होते हैं उसके अंदर, और दूसरा अपने पढ़ा था वाहनों की हेडलाइट के अंदर। तो दोनों ही उपयोग अपने को पहले पढ़े हुए हैं, सेविंग दर्पण में और वाहनों की हेडलाइट में। अगला है दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र अपने को पता है क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ध्यान रखना।
बीच में क्या आता है, जब दर्पण सूत्र आता है तब बीच में प्लस आता है, और लेंस सूत्र होता है तब बीच में क्या आता है, माइनस होता है। तो इसको बहुत ध्यान से रखना है, बीच में कंफ्यूजन नहीं होना है दोनों के बीच में, लेंस और दर्पण सूत्र के बीच में। अगला जो प्रश्न है, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो अपने को पता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। तो यानी r बराबर किसके होता है, 2f के बराबर होता है। यानी त्रिज्या है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। फोकस दूरी को जब 2 से गुणा करते हैं तब वो त्रिज्या के बराबर आता है। ठीक है, ये इसके बीच संबंध हो गया। अगला प्रश्न है, आवर्धनता का सूत्र लिखिए। तो आवर्धनता आपने पढ़ी थी, m बराबर 2 सूत्र पढ़े हुए, एक तो h डैश बट्टे h और साथ में होता है। अब देखो इसमें पूछा नहीं है कि दर्पण का है या लेंस का, तो अपन सिर्फ इतना ही लिखेंगे, m बराबर होता है h डैश बट्टे h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। आगे आप u बट्टे v तब लगाते, v बट्टे u तब लगाते, अपने को पता होता है, क्योंकि दर्पण के अंदर तो माइनस v बट्टे u होता है, लेकिन लेंस के अंदर सिर्फ v बट्टे u होता है। ठीक है, तो इसको अपन बराबर में नहीं रखना है, क्योंकि लेंस और दर्पण नहीं का है। अगर लेंस और दर्पण एक क्लियर कर देता तब अपन, अगर लेंस कहता तो प्लस वाला सूत्र लगाते, और दर्पण कह देता तो माइनस v बटे u लगाते। अगला सूत्र है, स्नेल का नियम लिखिए। देखो अगला जो प्रश्न है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आपने पढ़ा था कि जब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक स्थिरांक होता है। जो अपने जो अपवर्तन के नियम पढ़े थे, दूसरा अपवर्तन का जो नियम होता है वही स्नेल का नियम होता है, जिसकी परिभाषा क्या थी, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक या एक स्थिरांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अपन इसको लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं स्नेल का नियम, तो ये होता है साइन i बटे साइन r। ये क्या होता है, एक नियतांक होता है या एक स्थिरांक होता है। यही क्या होता है, स्नेल का नियम भी यही है। तो ये थे इसके कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न। बाकी प्रश्न और देखते हैं अभी। इसके बाद देखते हैं अगला अति लघुतरात्मक प्रश्न। देखो क्या दिया हुआ है, लेंस सूत्र लिखिए। देखो पहले दर्पण सूत्र पूछा था, अब लेंस सूत्र। लेंस सूत्र अपने को पता है 1 बट्टे f बराबर 1 बट्टे v माइनस 1 बट्टे u होता है, ध्यान रखना। दर्पण में यहाँ पर क्या आता है, 1 बट्टे v प्लस 1 बट्टे u होता है, जबकि यहाँ पर क्या आता है, 1 बट्टे v माइनस 1 बट्टे u होता है। f का मतलब फोकस दूरी, v का मतलब क्या होता है, दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी या प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और ये होता है बिंब की प्रतिबिंब से लेंस से बिंब की दूरी, और ये होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये होता है फोकस दूरी। अगला जो प्रश्न है, एक वस्तु से समांतर किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। यानी आपने को ये दिया हुआ है, अगर कोई उत्तल लेंस है जिसके अंदर प्रकाश किरणें कैसे आ रही है, समांतर आ रही है। समांतर आने वाले प्रकाश किरणें अपने को पता है प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य फोकस पर, यानी f2 पर बनता है। किस पर बनता है, f2 पर बनता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, आपको बताया था डायप्टर। क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया है, एक सेविंग दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। सेविंग जो दर्पण होता है उसके अंदर अपना प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। और आपसे पूछे कैसा होता है, तो ये क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। इसके अंदर और भी पूछे तो आभासी और सीधा भी होता है। आभासी व सीधा होता है, या अपने सीधा पूछे तो हमें अपना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, तो बड़ा दिखाई देता है। इसीलिए तो अपने सेविंग के लिए उस दर्पण का यूज करते हैं, ताकि अपने को जो सेविंग बनानी होती है तो वो आसानी से अपने को क्लियर दिखाई दे। तो ये थे आपके सारे अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसके बाद में देखते हैं अपन इसके आगे लघुतरात्मक प्रश्न। तो देखते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। पहला क्या प्रश्न है, पहला दिया है, नियमित परावर्तन व विसरित परावर्तन किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा लिखनी है। आपको इसका अंतर भी पूछा जा सकता है या फिर आपको इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है। तो अपने बहुत ही
उसको सिंपल वे में सीखा था जब अपने चैप्टर समझा था। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें, समांतर आपतित किरणें किसी समतल सतह पर समतल सतह पर क्या होती है? आपतित होती है, तो वापस क्या होती है? नियमित ही परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन। देखो, जब समांतर आपतित किरणें किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो नियमित ही क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे इस चित्र से देखो, ये 4 आपतित किरणें आ रही है, ठीक है। ये समतल सतह, बिल्कुल सीधी सतह। कौन सी? चमकीली सतह, ध्यान रखना। दर्पण कह दो या चमकीली सतह कहना है। ये सतह दोनों ही क्या है? चमकीली सतह। जहां पर इस पर आपतित होगी तो वापस नियमित ही क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन। और विसरित परावर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है। अब देखो, सतह सीधी नहीं है, कैसी है? खुरदरी सतह। और जब खुरदरी सतह पर आपतित होगी तो क्या होगी? नियमित परावर्तित नहीं होगी, वापस नियमित परावर्तित नहीं होती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं विसरित परावर्तन, यानी ये क्या हो जाती है? बिखर जाती है। विसरण का मतलब क्या होता है? बिखरना। तो प्रकाश किरणें क्या हो जाती है? बिखर जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन, जैसे ये अपन चित्र में देख रहे हैं। आने वाली प्रकाश किरणें आपतित हो तो आपतित प्रकाश किरणें तो क्या है? समांतर है, लेकिन परावर्तित किरणें क्या है? विसरित है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पार्श्व परावर्तन क्या है, इसको समझाइए। तो पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? अपने चैप्टर के अंदर समझा था, जिसमें अपने क्या होता है? समतल दर्पण के अंदर अपना दायां भाग होता है, वो प्रतिबिंब के अंदर बायां दिखाई देता है, और जो बायां भाग होता है वो दर्पण के अंदर, प्रतिबिंब के अंदर बायां दिखाई देता है। उस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो देखो, ऐसा परावर्तन जिसमें हमारा दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है और बायां भाग प्रतिबिंब में क्या होता है? दायां दिखाई देता है, उसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक प्रतिबिंब लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण। यहाँ पर कोई वस्तु है इस तरह से, इसका मान लो इस तरह से कोई वस्तु है जिसका ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। तो इसके सामने जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, उसका दायां भाग इधर हो जाएगा और बायां भाग इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? विसरित। इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो ये होता है पार्श्व परिवर्तन। तो देखो, इसके बाद देखते हैं लघुत्तरात्मक का जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। तो देखो, प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक बिंब मतलब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं अपन? यहाँ C और फोकस यानी F के बीच में रखा हुआ है, यानी अवतल दर्पण है, उसमें कहा है? वस्तु को रखा हुआ है, वक्रता त्रिज्या यानी C और फोकस यानी मुख्य फोकस F के बीच में रखा हुआ है। तो किरण चित्र द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी आपको चित्र बनाना है और उसकी प्रतिबिंब की स्थिति बनानी है। तो देखो, हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिया है। ये कौन सा है? अवतल दर्पण। देखो, दर्पण का कहा हुआ है तो दर्पण लिया है, ध्यान रखना। तो अवतल दर्पण लिया, वस्तु को रखा यहाँ वक्रता त्रिज्या C और F के बीच में, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C से परे, ठीक है। प्रतिबिंब जो बनेगा, पहली प्रकाश किरण जहां से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो मुख्य फोकस से आती है, और दूसरी मुख्य फोकस से जाती है, वो कहां से आती है? समांतर। दोनों जो इससे परावर्तित होकर जो किरण आएगी, जहां पर मिलेगी वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये वस्तु सीधी थी, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। तो अपने को यहाँ तीनों स्थितियां लिखनी है। हालांकि पूछिए प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो C से परे या C व अनंत के मध्य, C व अनंत के बीच, या C से परे भी लिख सकते हैं। दूसरा देखो, प्रतिबिंब का स्वरूप। स्वरूप कैसा है? देखो, दर्पण से इधर बनता है तो वो क्या होता है? वास्तविक। दर्पण में जो इधर बनते हैं वो क्या होते हैं? वास्तविक। और वस्तु क्या नहीं बन रहा है? उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, तो वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। और तीसरा देखो, प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु से बड़ा है, तो लिखेंगे बड़ा। तो इस तरह से आपको किरण चित्र बना के और ये तीनों स्थितियां लिखनी होती है। हालांकि पूछी एक ही थी प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, लेकिन अपन क्या इसको तीनों लिख देंगे, क्योंकि ये लघुत्तरात्मक प्रश्न के हिसाब से आपको उत्तर देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझाइए। जो अपने कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी दर्पण के अंदर, उसको आपको समझाना है। तो देखो, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का यहाँ पर चित्र बना दिया। अपने को पता है ये जो मुख्य बिंदु होता है ये क्या होता है? ध्रुव होता है। इसको अपन क्या मानते हैं? मूल बिंदु मानते हैं। मतलब यहां से 0 से दूरी स्टार्ट करते हैं। इधर की दूरी जो होती है वो कौन सी होती है? ऋणात्मक। यानी दर्पण से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक और दर्पण से दाईं ओर की दूरी क्या लेते हैं? धनात्मक। वहीं इस जो मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरी होती है, यानी ऊपर की ऊंचाई क्या लेते हैं? धनात्मक, और नीचे की ऊंचाई किसमें लेते हैं? ऋणात्मक, ठीक है।
तो और ये जो मुख्य बीच में वाली लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो देखो इसको लिखना कैसे है, इसमें ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए दर्पण के मुख्य अक्ष निर्देशांक को मुख्य अक्ष निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष मानते हैं। ये लाइन कौन सी होती है, जो ग्राफ के अंदर अपन मानते थे एक्स अक्ष, उसको यहाँ पर एक्स अक्ष मानते हैं। ठीक है, इसके नियम है, देखो सबसे पहले दूरी जो होती है वो क्या मानी जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से मापी जाती है। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, इस मूल बिंदु से यानी ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, बिंब से दर्पण बाईं ओर रखा जाता है। हमेशा और हमेशा वस्तु का या प्रकाश किरणें कहां से जाएगी, वस्तु के इधर से, यानी आपतित किरणें हमेशा इधर से जाएगी और वस्तु को कहां रखा जाएगा, बाईं ओर। हमेशा और हमेशा दर्पण से वस्तु को बाईं ओर ही रखा जाता है। उसके बाद अगला है, दर्पण से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, यानी दर्पण से जो इधर बाईं ओर है, ये कौन सा भाग है, इसका बायां भाग, यानी दर्पण से बायां है और दर्पण से इधर कौन सा है, दायां। तो दर्पण से जो बाईं ओर की जो दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक और दर्पण से दाईं ओर की दूरी होती है वो होती है धनात्मक। उसके बाद में बात करते हैं मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ये मुख्य अक्ष है, इससे लंबवत यानी 90 डिग्री कोण बनाते हैं। ऊपर की ओर जो ऊंचाई होती है उसको धनात्मक लेते हैं और नीचे ओर की जो नीचे मतलब ऊंचाई होती है नीचे की ओर, वो उसको किस में लेते हैं, ऋणात्मक में। तो ये इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये थे इसके दो आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसके बाद देखते हैं अगला जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उसमें दिया हुआ है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए एवं अपवर्तन के नियम लिखिए। यानी अपवर्तन का नियम लिखना है और अपवर्तन की समझाना है, यानी अपवर्तन की परिभाषा लिखनी है। तो अपवर्तन की परिभाषा आपने सीखी थी, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है या अपने पथ से मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब आपने पढ़े थे अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के कितने नियम पढ़े थे, 2 नियम। अपवर्तन के भी 2 नियम पढ़े थे और परावर्तन के भी नियम पढ़े थे। यहाँ पर आपने को अपवर्तन के नियम पूछे तो अपवर्तन के नियम ही लिखेंगे। देखो आपको इस चित्र से समझते हैं, तो देखो ये प्रकाश किरण एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश किया तो अपने पथ से क्या हो गई, मुड़ गई। जानी तो सीधी चाहिए थी, ये क्या हो गई, थोड़ी सी विचलित हो गई यानी मुड़ गई। तो प्रकाश की इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अपवर्तन के नियम देखो इसी से याद रखना है। पहला नियम तो देखो आपतित किरण, दूसरा अपवर्तित किरण और तीसरा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु में होते हैं। यानी एक ही तल में एक ही बिंदु पर, ये देखो ये रहा बिंदु, इसी बिंदु पर होते हैं। दूसरा क्या नियम तो पढ़ा था, जिसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण होता है, ये कौन सा होता है, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो यही देखो पहला जो नियम लिखा हुआ है अपवर्तन के नियम में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, बराबर किसके होता है, एक नियतांक होता है, जिसको अपन म्यू भी लिखते हैं या नियतांक भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका अपवर्तन की व्याख्या, यानी अपवर्तन को समझाना और साथ में उसके अपवर्तन के नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या हुआ है, उत्तल लेंस व अवतल लेंस के विभिन्न प्रकार बताइए। तो जब अपने लेंस पढ़े थे, लेंस के प्रकार में उत्तल और अवतल 2 प्रकार के लेंस होते हैं और इनके भी 3-3 प्रकार पढ़े थे। तो उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के भी क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहले देखते हैं उत्तल लेंस के प्रकार। तो पहला जो नाम है उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल का मतलब क्या होता है, जिसके दोनों ही तल किसके होते हैं या दोनों ही पृष्ठ उत्तल लेंस के बने होते हैं। यानी पहला पृष्ठ भी उत्तल का, दूसरा पृष्ठ भी किसका होता है, उत्तल लेंस का। उसे क्या कहते हैं, उभयोत्तल लेंस। दूसरा देखो समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस का मतलब एक पृष्ठ तो समतल लेंस का होता है और दूसरा उत्तल लेंस का होता है, उसे क्या कहते हैं, समतलोत्तल लेंस। और तीसरा है अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल का मतलब देखो पीछे तो सब में उत्तल उत्तल आ रहा है, आगे वाले नाम चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ एक तो पृष्ठ होता है अवतल का और दूसरा पृष्ठ होता है उत्तल का, जिसको अपन क्या कहते हैं, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। आप इनसे पूरी परिभाषा इनकी बना सकते हैं। इसके बाद देखो दूसरा जो प्रकार का है अवतल लेंस। ठीक है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है उभयावतल लेंस। उभयावतल का मतलब जिसके दोनों ही पृष्ठ किसके होते हैं, अवतल लेंस के होते हैं। दूसरा है समतलावतल लेंस, मतलब एक पृष्ठ होता है समतल लेंस का और दूसरा पृष्ठ होता है अवतल लेंस का। और तीसरा और इसका अंतिम प्रकार है अवतलातल लेंस। अवतलातल का मतलब एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस का पृष्ठ होता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, अवतलातल लेंस। तो ये थे उत्तल और अवतल के प्रकार।
इसके बाद देखते हैं अगला लघुतरात्मक प्रश्न। देखो क्या दिया हुआ है, आपको पूछा हुआ है गोलीय लेंस के लिए मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र को परिभाषित कीजिए, यानी दोनों की परिभाषा लिखनी है। कौन से लेंस के लिए देखो पूछा हुआ है, मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र दोनों की परिभाषा लिखनी है। तो मुख्य फोकस कौन सा होता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। देखो उत्तल लेंस के अंदर तो मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन अवतल के अंदर क्या हुआ, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उन दोनों बिंदुओं को अपन क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अगली जो परिभाषा है प्रकाशी केंद्र, यानी प्रकाशी केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश किरणें बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है। यहां से देखो लेंस के अंदर से जैसे गुजरी तो मुड़ गई, लेकिन जो प्रकाशी केंद्र लेंस के बीच का जो बिंदु होता है, वहां से प्रकाश किरणें बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है। ये देखो मुख्य अक्ष है और इसी के ऊपर बिंदु है। ये उत्तल के अंदर भी होता है और दोनों अवतल के अंदर भी ऐसा ही होता है। जहां से प्रकाश किरणें बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशी केंद्र, और जिसको किससे लिखते हैं, अंग्रेजी के अक्षर बड़े ओ से। अगला जो प्रश्न है, गोलीय लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। फिर से लेंस के लिए परिभाषा पूछा है, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र की परिभाषा, तो दोनों की परिभाषा लिखनी है। तो देखो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, देखो जो लेंस के जो पृष्ठ होते हैं, अपने को पता है लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, और दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, किसी न किसी खोखले गोले के भाग होते हैं। जैसे ये देखो लेंस बना हुआ है, ये कौन सा लेंस बनेगा, यहाँ पे उत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस इन दोनों गोलों का भाग है। तो उत्तल लेंस के या लेंस जिन दो गोलों के भाग होते हैं, उन गोलों की त्रिज्याओं को, इसकी जो त्रिज्या है मान लीजिए ये R1 और इसकी त्रिज्या ये R2, तो इन त्रिज्याओं को ही अपन क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी देखो परिभाषा क्या है, लेंस के पृष्ठ जिन खोखले गोलों का भाग होते हैं, उन गोलों की त्रिज्याओं को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये देखो खोखले गोले हैं, जिस लेंस इन दोनों से बना हुआ है, तो इनकी त्रिज्याओं को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वहीं पे अगली परिभाषा पूछी है वक्रता केंद्र, तो ये भी उसी प्रकार, लेंस के पृष्ठ जिन खोखले गोलों के भाग होते हैं, उन गोलों के केंद्रों को, ये देखो इस गोले का केंद्र, ये भी उत्तल लेंस है, आप इस तरह अवतल लेंस भी बना सकते हैं। ये इसका केंद्र हो गया, इसको C1 से, और ये इसका केंद्र हो गया C2 से, ठीक है। तो खोखले गोलों के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो ये थी इसकी वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र की परिभाषा। इसके बाद में देखते हैं इसका अगला जो प्रश्न है, वो दिया हुआ है, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम को समझाइए। तो आपने पढ़ा था चैप्टर के अंदर, गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम पढ़े थे, जिसके अंदर अपने 3 नियम पढ़े थे। क्या पढ़ा था, पहला जब वस्तु को कहां पर रखते हैं, अनंत पर। दूसरा जब वस्तु प्रकाश किरण कहां से आती है, अनंत से, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब प्रकाश की किरणें क्या होती है, कहां से गुजरेगी, उसका अपवर्तन किस प्रकार होगा। दूसरा आपने पढ़ा था, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आ रही है तो उसका अपवर्तन किस प्रकार होगा। और तीसरा आपने पढ़ा था, जब प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से गुजरे तब उसका अपवर्तन किस प्रकार होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहां से जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। तो मैंने यहाँ पर चित्र से समझाया आपको, जैसे वहां जैसे मैं बोल रहा हूं आपको उसी तरह लिखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो मुख्य फोकस से गुजरती है। यही उत्तल लेंस में होता है, यही अवतल में भी इसी तरह। देखो प्रकाश किरण आ रही है, ये यहां से इस तरह से अपने को यहां पर मुख्य फोकस से अपवर्तित होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा देखो, अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आ रही है, यानी अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष की क्या जाएगी, समांतर जाएगी। इसी तरह उत्तल में और इसी तरह अवतल में। देखो ये क्या आ रही है, प्रकाश किरण यहां से मुख्य फोकस पर जा रही है, ये क्या है, F2 मुख्य फोकस यहां से जा रही है, लेकिन यहां से प्रवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होगी, वापस समांतर होगी। और तीसरा जो नियम है, उसमें अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से जाती है तो बिना मुड़े क्या हो जाती है, सीधी गुजर जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, प्रकाशी केंद्र की परिभाषा में भी यही पढ़ा था, वह बिंदु जहां पर प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है उसे अपन प्रकाशी केंद्र कहते हैं। तो प्रकाशी केंद्र से कोई भी प्रकाश किरण जाएगी, चाहे वो उत्तल के अंदर लेंस से हो चाहे अवतल के अंदर हो, प्रकाश की किरण बिना मुड़े क्या हो जाती है, सीधी गुजर जाती है। तो आपको इस तरह से लिखना भी है और साथ में ये चित्र भी बनाने हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न लघुतरात्मक, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को किरण चित्र द्वारा समझाइए। यानी आपको इसका प्रतिबिंब चित्र बनाना है
अवतल लेंस का। तो अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जब अपने अवतल लेंस के प्रतिबिंब निर्माण बताए थे दो, वही दोनों आपको वापस बनाने हैं और बहुत ही आसान से हैं। देखो पहला, जब वस्तु को कहां पर रखते हैं, अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश किरणें क्या आती है, समांतर आती है, और अनंत पर समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहां से जाती है, मुख्य फोकस से। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F1 पर। तो देखो इसकी स्थिति कैसी है, यानी प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, तो कहां पर बनेगा, F1 पर। ठीक है। दूसरा क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, तो दर्पण लेंस से जो इधर बनते हैं वो क्या होते हैं, आभासी। तो ये क्या होगा, आभासी व सीधा। और तीसरा देखो आकार कैसा, एकदम बिंदु बन रहा है तो बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये पहला स्थिति है जब वस्तु को कहां पर रखते हैं, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब F1 पर बनेगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा और बहुत छोटा होगा, यानी वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। दूसरी स्थिति, जब वस्तु को उससे पास में ले आते हैं, सीमित दूरी पे ले आते हैं। अब सीमित दूरी आपकी कोई सी भी हो सकती है, 2F1 पर हो सकती है, F1 पर हो सकती है, 2F1 और F1 के बीच में हो सकती है। तो इन सारी स्थितियों में लगभग इसी तरह का चित्र बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा ही बनेगा। तो देखो ये वस्तु ली है AB, वस्तु को रखा है 2F1 और F1 के बीच में। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो F1 पर, और दूसरी प्रकाशी केंद्र से, तो ये दोनों यहां पर प्रतिच्छेद हो रही है, तो ये प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु का आकार ये है, प्रतिबिंब का आकार ये है। ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, O और F1 के बीच में, O व F1 के बीच, यानी प्रकाशी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। दूसरा देखो स्वरूप, ये भी इधर बन रहा है तो क्या होगा, आभासी। अब बताओ कैसा दिखाई दे रहा है, वस्तु ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ, तो सीधा। और लास्ट में वस्तु का आकार या प्रतिबिंब का आकार, यानी ये प्रतिबिंब का आकार लिखना है, वस्तु से क्या है, छोटा। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, वस्तु से छोटा। तो अवतल लेंस के अंदर कोई सा भी प्रतिबिंब बनाएंगे ना, तो उसके अंदर क्या बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से हमेशा छोटा ही होगा और सभी में ही आभासी और सीधा बनेगा। तो ये थे जो अवतल लेंस है, उससे प्रतिबिंब निर्माण दो ही बनाने हैं। बाकी आपको कोई भी स्थिति कह दे तो भी आपको इसी तरह ही चित्र बनाना है। तो ये था इसके अगले दो लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसके बाद देखते हैं अगला जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वो दिया हुआ है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और उसके बारे में आपको बताना है। तो अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या इकट्ठा करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। या फिर कह सकते हैं किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित करने या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को कितना इकट्ठा कर पा रहा है या कितना फैला पा रहा है, वो उसकी क्षमता होती है। जैसे यहाँ पर उत्तल लेंस के दो उदाहरण लेके अपने समझाया है। यहाँ पर उत्तल लेंस है पहला, जिसके अंदर देखो प्रकाश की किरणें क्या होती है, यहीं पर इकट्ठा हो रही है, पास में क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो रही है। ठीक है। इसकी फोकस दूरी क्या है, कम है, F का मान क्या है, इसका F का मान क्या है, ज्यादा है। तो प्रकाश की जितनी फोकस दूरी, प्रकाश के जो लेंस है यहाँ पर, इसकी फोकस दूरी जितनी कम होती है उतना ही वो प्रकाश किरणों को ज्यादा इकट्ठा करता है, मतलब जल्दी इकट्ठा करता है। और फोकस दूरी अगर ज्यादा होती है तो प्रकाश किरणें कम एकत्रित, मतलब दूर जाकर एकत्रित होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। परिभाषा क्या है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने या एकत्रित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पर एक लेंस की क्षमता का सूत्र भी पढ़ते हैं। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी या 1/f, P बराबर 1/f। F को हमेशा और हमेशा लेंस की क्षमता निकालने के लिए F को हमेशा और हमेशा किसके अंदर लेना है, मीटर के अंदर लेना है। किसके अंदर, मीटर के अंदर। और ध्यान रखना है, इसका जो मात्रक होता है, ये आपको प्रश्न अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में भी पूछा गया था। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। और ध्यान रखना, यहाँ पर जो F का मान है वो हमेशा और हमेशा मीटर के अंदर ही रखना। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो भी उसको क्या करेंगे, पहले मीटर के अंदर चेंज करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो, जो आपके रिवाइज सिलेबस के अनुसार जो प्रश्न बनते हैं, सिर्फ वही प्रश्न यहाँ पर हैं। इसके बाद अगला जो 16वां प्रश्न है वो देखते हैं। एक बिंब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत व 2F1 के बीच है। तो लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। देखो, और वस्तु को कहाँ रखा है, अनंत और 2F1 के बीच में रखा हुआ है।
प्रतिबिंब की स्थिति किरण चित्र द्वारा समझाइए। यानी आपको एक किरण चित्र बनाना है, प्रतिबिंब चित्र बनाना है, फिर उसको बताना है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, एक उत्तल लेंस लिया और वस्तु को यहाँ पर कहां पर रखा है, देखो ये 2f1 इधर क्या है, इससे इधर अनंत है, अनंत और 2f1 के बीच में रखा हुआ है। देखो अनंत और 2f1 के बीच देखा हुआ है, तो इसी के बीच में वस्तु को रखा। एक तो समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाशीय केंद्र से जो सीधी गुजर जाती है। दोनों प्रकाश किरणें जहां पर मिलती है प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो देखो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, और ये क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो देखो प्रतिबिंब कहाँ है, ये 2f2 और f2 के बीच में। तो पहला लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति, तो f2 व 2f2 के बीच में बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्या क्या है, प्रतिबिंब का स्वरूप। तो आपको पता है इधर जो भी लेंस के अंदर इधर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और नीचे की तरफ बन रहा है तो उल्टा है ही। तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। और तीसरा आपको लिखना है प्रतिबिंब का आकार। तो देखो वस्तु से प्रतिबिंब क्या है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो वस्तु से क्या होता है, छोटा, वस्तु से क्या है, छोटा है। आपको इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जब वस्तु इसमें प्रतिबिंब की स्थिति है 2f1 और f1 के बीच होती है, तथा प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो वास्तविक और उल्टा होता है, और जो प्रतिबिंब का आकार है वो क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो इस तरह से आप लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हैं, और साथ में चित्र जरूर बनाना है। ये आपको पूछा ही किरण चित्र है, तो पहले ये चित्र बनाएंगे और फिर इसके बारे में अपने को लिखना है। तो ये था इसका लघुत्तरात्मक का अंतिम प्रश्न। तो अभी अपने बात किया बहुचयनात्मक प्रश्न, उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, और उसके बाद में लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। तो आज की क्लास में अपन इतने ही प्रश्न करेंगे, बाकी बचे हुए इसके निबंधात्मक प्रश्न यानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पार्ट में से आपको पता है बड़ा प्रश्न आने वाला है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और साथ में करेंगे इसके आंकिक प्रश्न भी। तो अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो निश्चित तौर पे आपको प्रश्न उत्तर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।